हाय बच्चों, आज सीबीएसई अकेडमी में आपका स्वागत है। मैथ कक्षा 10 में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश चैप्टर, उसमें मैं दर्पण पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। लेकिन सबसे पहले कि इसमें दर्पण किसे कहते हैं, ये कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। और ये 12 में भी है, 10 में भी है। 10 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ऐसा टॉपिक है कि आपके किसी भी परीक्षा में, कोई 10 या 12 फिजिक्स से नहीं, बाकी आपको जैसे पीसीएस है या कोई वनडे एग्जाम है, यूपीटीपीएससी है, पेट हो, सारे एग्जामों में दर्पण के उपयोग, लेंस के उपयोग भी पूछे जाते हैं। तो पहले आप दर्पण देखिए क्या होता है। तो आप कह सकते हैं वह वस्तु जिसके द्वारा प्रकाश की किरणों को पूर्णतः या पूर्ण रूप से परावर्तित कर दिया जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि किसी पारदर्शी माध्यम का एक पृष्ठ को पालिश करके दूसरे को परावर्तक तल के रूप में विकसित करने की युक्ति क्या कहलाती है, दर्पण कहलाता है। तो वो भी किताबों में परिभाषा दिया रहता है, लेकिन ये आसान है, आप याद कर लेंगे, परीक्षा में लिख भी सकते हैं। आपको दर्पण ऐसा नहीं कि दर्पण का काम क्या है कि वही दर्पण कहलाएगा, वही वस्तु जो 100% 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित करेगा। वैसे तो आपको जो वाटर है, पानी, उसमें भी आपको आपका प्रतिबिंब दिखेगा, लेकिन वो क्या है, दर्पण नहीं है, क्योंकि 100% किरणों को आपको किसी चीज का प्रतिबिंब कब दिखाई देगा, जब वो सोर्स से प्रकाश की लाइट जब उस वस्तु से टकरा कर वापस होती है, तब जाकर के मनुष्य के आंख के रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अभी आप रेटिना वगैरह पढ़ेंगे, जो आंख पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो सबसे पहले आपको सारी चीजों के नहीं कि दर्पण कह देंगे। दर्पण उसी वस्तु कहेंगे जहां से 100%, अगर मान लीजिए 90% ही परावर्तित हो रहा है, तब भी आपका एक धुंधला प्रतिबिंब बनेगा, स्पष्ट नहीं बनेगा। लेकिन जैसे समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण, उसमें देखेंगे एकदम साफ और क्लियर पिक्चर आपकी बनेगी। ये चीज होता है। अब देखिए इसमें वस्तु जिसके द्वारा प्रकाश की किरणों को पूर्णतः परावर्तित कर दिया जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। या दूसरा भी परिभाषा होती है, उसको भी हम लिख देते हैं। या किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को या एक सतह को, एक पृष्ठ को पालिश या इसी को हम बोलते हैं हिंदी में कलई करना या लेप करना, पालिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बनाना या आप लिख सकते हैं बनाकर, और स्पष्ट लिखे, बनाकर प्रकाश की किरणों को पूर्णतः परावर्तित करना दर्पण कहलाता है। और जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो दो हो सकते हैं, या तो समतल होगा यानी एकदम सपाट सीधा होगा, या तो वक्रीय होगा, या तो ऊपर की तरफ उभरा होगा, या तो नीचे की तरफ थोड़ा सा धंसा होगा। तो उनके आधार पर ये दो प्रकार के हो जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे
कि परावर्तक तल के आधार पर या परावर्तक पृष्ठ के आधार पर, परावर्तक पृष्ठ के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ये वनडे एग्जाम पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। इसके उपयोग खासतौर पर ज्यादातर पूछा जाता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है ये पूछा जाता है। तो पहला है आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण, ये पहला हो गया। और दूसरा हो जाएगा आपका गोलीय दर्पण, जो कि आप क्लास 10th में, यही आपके मेन सिलेबस है, यही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, गोलीय दर्पण। इसी गोलीय दर्पण के दो प्रकार हो जाते हैं, एक का अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण, और दूसरा है उत्तल दर्पण। इनकी परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण यानी इनको बांटा गया है परावर्तक पृष्ठ के, यानी कि जो चिकनी सतह बन रही है उससे परावर्तित किरण जो है उसके आधार पर। तो आप कहेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल या परावर्तक सतह कह लीजिए, पृष्ठ कह लीजिए, कैसा हो, समतल हो, सपाट हो, वो क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। और जिसका क्या हो, वक्री हो, यानी कि या तो उभरा हुआ हो या तो उसका थोड़ा सा हल्का नीचे धसा हुआ हो, तो क्या कहलाएगा, गोली दर्पण कहलाएगा। अगर उभरा हुआ रहेगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे का धसा हुआ है या कानकेव, इसको क्या बोलते हैं, कानकेव, या इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लीजिए, इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण, अभिसारी, इसको बोलते हैं अपसारी। लेकिन यही चीज लेंस जब पढ़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा, वहां पे अवतल लेंस जो होता है अपसारी हो जाता है। अभी से देखिए, क्योंकि सीबीएसई अकेडमी पर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पूरी बात बताई जाएगी और समझ करके। अभिसारी अपसारी कब कहा गया, अभी क्लियर हो जाएगा। अभिसारी का मतलब होता है कि कोई लाइट आप जला रहे हैं या लाइट आ रही है कहीं से, तो क्या करेगा कि चारों तरफ वो बिखेर देगा, फैला देगा। अपसारी का मतलब जैसे आप कह सकते हैं, मान लीजिए कि ये लाइट की किरण आ रही है ऐसे, इसको बोलते हैं अपसारी, यानी कि किसी भी डायरेक्शन से कहीं से भी लाइट आ रही है, एक केंद्र पर क्या हो जाए, केंद्रित हो जा रही है, एक बिंदु पर मिल जा रही है, तो क्या कहलाता है, अपसारी। जब यही किरण मान लीजिए आती है यहाँ से, यहाँ पर आते ऐसे बिखर जाए, मतलब चारों तरफ मान लीजिए कोई सोर्स लाइट का, ऐसे लाइट दिखने लगे, जैसे आपके हेडलाइट वगैरह होती है, गाड़ियों में हेडलाइट है तो आपको लाइट ऐसे बिखेर के चारों तरफ की वस्तु दिखे, तो क्या होती है, अपसारी होगी। यानी कि आप देखेंगे इसीलिए जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है वो अवतल दर्पण के बने होते हैं। अब इसका उपयोग यही बताएंगे, क्योंकि अभिसारी होंगी तो प्रकाश को दूर तक फैलाएंगे, चारों तरफ की जो रोड पे आप चले हैं तो चारों तरफ दिखे नहीं कि एकदम पॉइंटेड दिखाई देगा, जैसे लेजर लाइट होता है तो एक पॉइंट की तरह दिखेगा। जिसका उपयोग इसलिए पूछा जाता है, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल का। ठीक है, तो सारी चीजें अभी आगे क्लियर हम कर देंगे। इसको बस बताया कि इसके दूसरे नाम भी होते हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, तो बहुत से लोग नहीं जानते कि अभिसारी अपसारी, लेकिन यही नाम पलट जाएगा जब लेंस, अगर इसी की जगह हम अवतल लेंस कर देंगे तो यहाँ अपसारी लिखना पड़ेगा, यहाँ उत्तल लेंस लिख देंगे तो यहाँ अभिसारी कहना पड़ेगा। यानी आपको क्या याद रखना कि दर्पण अच्छे से पढ़ लीजिए, इसी को उल्टा कर दीजिए, लेंस हो जाएगा। अब प्रतिबिंब बनाना, जो अगर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हैं तो 6 जगहों पर वस्तु को रख करके अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। आपको मुश्किल से 2 मिनट नहीं लगेगा सीबीएसई अकेडमी में, आप सारे क्लियर हो जाएगा पॉइंट कि कहाँ वस्तु को रखें, कहाँ बनेगा। ये कह नहीं रहे हैं, अभी जब पढ़ा देंगे, क्योंकि आज तो संभव नहीं हो पाएगा पूरा अवतल खत्म किया जाए, क्योंकि लंबा टॉपिक है। पहले आज पढ़ाएंगे कि प्रकार क्या होते हैं, इसे उपयोग क्या होता है, एक क्वेश्चन याद बनता है। आइए दूसरा देखते हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण हमने पहले ही बताया कि जो परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, समतल होगा। यानी आप कह सकते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक सतह या पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब इसके गुण क्या हैं ये भी देखना है। ये सारे परीक्षाओं में, वनडे एग्जाम, पीसीएस जैसे परीक्षाओं में इसके उपयोग मेनली पूछा जाता है, न्यूमेरिकल नहीं। न्यूमेरिकल भी अच्छे पेपर पीसीएस वगैरह में आता है, लोअर पीसीएस में।
आप देखेंगे इसको सबसे पहले क्या हो गया है कि समतल दर्पण होता क्या है, सपाट होता है। यानी आप मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई समतल दर्पण बना के दिखा देते हैं और परिभाषा में लिखें कि वह पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ को कलई कर देंगे। हमने कलई कर दिया, यहाँ पे पॉलिश कर दिया, यानी पेंट कर दिया है, ये भी कर सकते हैं। ये लेड ऑक्साइड का होता है, लाल ऑक्साइड इसको बोलते हैं, लेड ऑक्साइड। अब देखेंगे यहाँ इसके जो दर्पण होता है, इसके अगर केंद्र से जो चीज लाइन गुजरती है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष। अगर हम यहाँ कोई वस्तु रख देते हैं, ठीक, ए और बी, तो यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ पे इसे पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से लाइट ऐसे पड़ेगी, ठीक, और यहाँ से इधर चली जाती है। यानी लाइट आप देखेंगे जो लाइट चल रही है, एरो जिधर जाता है उधर से लाइट जा रही है, पर जिधर की तरफ एरो का मुंह होता है मतलब उधर लाइट चल रही है, इधर मुंह है इधर तो जा रही है यहाँ से, फिर वहां पर टकरा करके वापस आ रही है। तो ये मिरर है, पॉलिश है, तो इसलिए उधर नहीं जाता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। यानी कि जिस माध्यम से लाइट गई है, जिस तरफ से लाइट गई है, अगर उधर वापस आ जाती है तो परावर्तन होता है, अगर इधर से उधर लाइट पार हो जाती है इसको हम अपवर्तन बोलते हैं। अपवर्तन परावर्तन दोनों का एक वीडियो में हम बताएंगे क्या होता है, वो भी आपको पढ़ना है। अब देखेंगे यहाँ पे वस्तु का, ये वस्तु रख दिया गया है, क्या है, कोई ये वस्तु है, यहाँ पर हमने रखा है। इसका प्रतिबिंब इतनी ही दूरी पे इधर बनेगा, लगभग सेम दूरी बनेगा, लगभग नहीं सेम दूरी बनेगा, यानी ए और बी, यानी ए डैश बी डैश आप कह सकते हैं, ए डैश और बी डैश। ये देखिए डॉट डॉट लाइन ये बताती है कि ये वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो आभासी है, यानी कि दर्पण के पीछे बन रहा है। आप ऐसे कर सकते हैं, इसको आप मिला सकते हैं। इमेजिनरी लाइन होता है, काल्पनिक लाइन होता है, आप अनुभव कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते। ये हो गया समतल दर्पण, कैसे प्रतिबिंब बना है। तो समतल दर्पण के गुण क्या होते हैं ये भी समझना होगा कि समतल दर्पण का गुण होता है कि हमेशा जो प्रतिबिंब बनाएगा सीधा और आभासी बनाएगा। जैसे आप देखिए, ये अगर मान लीजिए इसकी 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है इस वस्तु की, कोई भी वस्तु, तो ये भी कितने का बनेगा, 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा, छोटा बड़ा नहीं बनाएगा। यानी कि जितनी लंबाई का है, जितने आकार का, उतना ही ये भी बनाएगा, ठीक है। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे बता दिए हैं कि आपको एकदम क्लियर कट। इसके बाद इसके हम गुण आपको पढ़ा दें, गुण क्या होता है। दर्पण अगर आपको क्लियर हो जाता है तो लेंस आपका एग्जैक्ट यही रहेगा, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता। अब देखिए समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण क्या है, सबसे पहले है समतल दर्पण जो होता है, पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि प्रतिबिंब, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है, दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहती है, वस्तु रखी रहती है। जितनी दूरी पर वस्तु रखेंगे उतनी ही दूरी पर पीछे, दर्पण के पीछे वो बनेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, तो आभासी होगा और सीधा होगा। देखिए जो फिगर बनाए थे हम, उसमें आपको देखेंगे जितनी दूरी पे था उतनी दूरी पीछे भी बना था और सीधा था। तो ये कैसा फिगर बनाता है, आभासी, मतलब कि यह दर्पण
यह दर्पण आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। देखिए इसके बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू कौन कौन पॉइंट आता है परीक्षा में वो याद रखना जरूरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तीसरा भी कर सकते हैं कि आप जितने स्पीड से समतल दर्पण के सामने चलेंगे उसके जस्ट डबल स्पीड से आपको शीशे में दिखाई देगा समतल दर्पण में, यानी कि वस्तु की जो चाल होती है उसकी प्रतिबिंब की उससे दुगनी चाल होती है। ये भी आप कर सकते हैं, यानी कि समतल दर्पण में, यानी इस दर्पण में वस्तु की चाल मान लीजिए भी है, वस्तु की चाल, इस दर्पण में वस्तु की चाल प्रतिबिंब की चाल की आधी होती है, प्रतिबिंब की चाल की आधी होती है, या होती है, यानी कि v/2। या इसी को दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल की दो गुनी होती है। ये भी कर सकते हैं आप। ये तो हर किताबों में लिखा रहता है कि प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल की दोगुनी होती है, आप याद कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि वस्तु की चाल प्रतिबिंब की चाल की आधी होती है, तब भी तो आपको बात वही कर रहा है, तो गलत भी हो सकता है। आपको मान लीजिए अगर एग्जाम में थोड़ा सा सोचे कि थोड़ा चेंज किया जाए तो इस ऑप्शन की जगह ये भी तो लिखा जा सकता है कि प्रतिबिंब की चाल, मतलब यही है कि प्रतिबिंब की अगर चाल जो है दोगुनी है वस्तु की चाल से, तो यानी कि वस्तु की चाल क्या है उसकी आधी है। इसलिए मैंने दोनों वहाँ क्लियर किया है। सीबीएसई अकेडमी में पढ़ने में आपको ये रहेगा कि आप आगे चलकर जब 12 में जाए तो आपको ये चीजें क्लियर हो कि क्या कह रहा है। दूसरा होता है, अगला गुण आप लिख सकते हैं कि अगर हम दो समतल दर्पण को अगर ऐसे लिखिए, दो समतल दर्पण को अगर 90 डिग्री पर रखा जाए तो उसके बीच में रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि अगर दो समतल दर्पण को 90 डिग्री सीधा रख दीजिए, 90 डिग्री पर उसके बीच अगर एक वस्तु रखे हैं तो आप गिन नहीं पाएंगे इसके कितने मार्कर, एक ही मार्कर होगा, लेकिन वो आप देखेंगे शीशे में लगातार आपको अनंत तक आप गिन नहीं पाएंगे। यानी कि अनंत का मतलब क्या था कि आप काउंटेबल नहीं, यानी कि आप गिन नहीं सकते। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर दो समतल दर्पण को 90 डिग्री पर रखा जाता है तो उनके बीच किसी रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 2, 4, 6 अनंत, या आप गिन नहीं सकते हैं तो आप गिन नहीं सकते यानी अनंत कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट है आपके समतल दर्पण के बारे में। अब आपको पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण, एक बार देख लीजिए स्पष्ट करके आप। अब पढ़ाएंगे आपको गोलीय दर्पण। एक था कुछ चीजें समतल दर्पण के बारे में, अब इसको हटाते हैं हम, और इससे ज्यादा आपके 10th में नहीं आएगा, यहाँ तक कि 12 में भी इससे काम चल जाएगा। और समतल दर्पण के उपयोग या कुछ क्वेश्चन जो कि उपयोग ज्यादातर आपके उनके पूछे जाते हैं, उत्तल और अवतल के। तब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप ले रहे हैं आपका अवतल, यानी गोलीय दर्पण में 2 प्रकार के हो गए हैं आपके। सबसे पहले गोलीय दर्पण है क्या इसको समझ लीजिए, फिर एक एक करके इसको पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिर
इनके द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है ये देखना रहता है आपको। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या है, यानी गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जिसका वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रीय होता है, वक्रीय होता है, यानी सरल रेखा या सीधी रेखा में नहीं होता है, वक्रीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। एकदम आसान भाषा में आपको बता रहे हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब वक्रीय होगा, वक्रीय का मतलब कि या तो आपका इस तरीके को होगा, यानी आप इसको अगर कलई कर देते हैं नीचे वाले पार्ट को, तो क्या हो जाएगा, देखिए उभरा हुआ सतह हो गया, तो हो गया उत्तल दर्पण, एक ऐसा हो जाएगा उत्तल। लेकिन अभी आपको यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। और देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, परावर्तक तल के आधार पर मैंने बताया दो प्रकार के, एक है पहला है अवतल दर्पण, और तो पहले कुछ पॉइंट इसमें और नोट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, आप देख लीजिए, फिर अवतल उत्तल हम बता देंगे अलग से। देखिए उसमें पूछा जाता है, कुछ बिंदु होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, उसके बिना आपका पेपर नहीं बनता है, तो यही क्लियर कर लीजिए। दर्पण से हम कोई भी दर्पण ले लेते हैं, चाहे गोलीय दर्पण का कोई भी, मान लीजिए हम यही दर्पण ले लेते हैं, तो कोई दर्पण है, ठीक है। अब ये कर हो गया, यानी कि एक गोलीय दर्पण हो गया। अभी नहीं, हम अभी यहाँ पे बता नहीं रहे कौन सा अवतल है उत्तल है, पॉइंट समझने के लिए। तो आप देखेंगे कि ये जो होता है कोई दर्पण है, यानी ये परावर्तक तल है। आप इसके मध्य से एक बिंदु खींचेंगे ऐसे और ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे सेंटर बना है इसको बोलते हैं P, यानी इसको बोलते हैं ध्रुव। इसको क्या बोल देंगे, ध्रुव, इसको बोलते हैं ध्रुव। तो आपसे पूछा जाता है कि ध्रुव क्या है, और जरूर पूछा जाएगा आपसे। 4-5 टेक्निकल टर्म है, पहले एक एक समझ लीजिए यहीं पे, तो हम आपसे कह देंगे ध्रुव क्या है। पहले आप एक एक करके भी पढ़ेंगे, ज्यादा समझ आएगा। ध्रुव क्या है, इसी को बोलते हैं पोल। अगर सीबीएसई बोर्ड में है, आईसीएसई बोर्ड में है, तो इसी को क्या बोलेगा, वो पोल बोलेगा। तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए आप 10th स्तर पर स्टूडेंट लेवल बात की जाए तो ये रटना पड़ता है, 4-5 पॉइंट होते हैं, उसमें कंफ्यूजन रहता है। लेकिन हमने कहा कि एक एक पॉइंट करके क्लियर हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है आपको, आपको एक शीशा है, ये दर्पण है, ठीक है। ये क्या है, कोई भी दर्पण है, अवतल चाहे उत्तल, अभी हम ये डिफाइन नहीं चाहिए, इसको हम केवल दर्पण माने। आपसे कह देगा कि अवतल दर्पण का बताइए, तो यहाँ पर दर्पण की जगह अवतल दर्पण लिख दीजिएगा, उत्तल दर्पण का कुछ उत्तल दर्पण लिख दीजिए। आपको बताना है ध्रुव, ध्रुव का आपको आप सुनना। तो ध्रुव क्या दिख रहा है आपको, आप रटते रहते हैं, भूल जाते हैं। तो देखिए दर्पण में आपसे ध्रुव पूछा जाता है, आप कह देंगे कि दर्पण का वह बिंदु जो परावर्तक तल के मध्य में स्थित होता है, वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। आप देख लीजिए क्या है, परावर्तक तल है पूरा, इसका केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु क्या कहला रहा है, ध्रुव कहला रहा है। तो क्या कह देंगे, इसको यहां लिख लीजिए, यानी कह सकते हैं गोलीय दर्पण का या गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण के परावर्तक लिख दिया और स्पष्ट हो जाए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक सतह कर लीजिए, पृष्ठ कर लीजिए, पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, तथा इसे P से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं या लिखते हैं, निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पहला पॉइंट होगा, बहुत पूछा जाता है, एक एक नंबर का सवाल आ जाएगा कि बताइए गोलीय दर्पण, या आपसे कदे मान लीजिए आपसे कदे कि नहीं
अवतल दर्पण का ध्रुव क्या है, लिखिए या तब क्या करेंगे, अवतल दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे हम, अवतल दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। उत्तर दर्पण का देता है उत्तर दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यानी कि जो दर्पण है गोलीय दर्पण, उसी के केंद्र बिंदु मध्य बिंदु को ही क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। पहला क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट लिख लीजिए इसमें। अब एक दर्पण है, ठीक है, तो ये इस लाइन को क्या बोलते हैं, मान लीजिए इसको हम कोई भी नाम देते हैं, मान लीजिए ए बी या एम एन हम लिख लिए, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ये सी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको बोलते हैं मेन एक्सिस। तो जो सीधी लाइन दिख रही है यहां से यहां तक, ठीक है, और जो ये चीज यहां दिख रही है इसको बोलते हैं आर। ये सीधी लाइन जो दिख रही है इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो आप क्या कह देंगे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र, या आप वक्रता त्रिज्या भी कह सकते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या के को मिलाने वाली सीधी और काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। यानी इस पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मुख्य अक्ष है क्या, तो दर्पण के जो ध्रुव है उससे सीधी रेखा जो जा रही है उसी को हम बोलते हैं मेन एक्सिस। इसी पे जो भी प्रतिबिंब वगैरह बनते हैं इसी पे बनता है। तो आप लिख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली सीधी तथा काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आया है? तो मुख्य अक्ष क्या है, तो मुख्य अक्ष कुछ नहीं है, सीधी रेखा है दर्पण का, और वो सीधी रेखा कहां से कहां जाएगी, ध्रुव से लेकर के वक्रता त्रिज्या जो मिला रही है। आइए आप इमेजिन कर सकते हो कि मिलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या वक्रता त्रिज्या है तो दर्पण के पीछे भी तो होगा उधर, ये इधर जो डाट डाट दिखा ये काल्पनिक माना जा रहा है। ये दर्पण अभी जैसे आपसे कह दिया कि नहीं, ये तो दर्पण हम जैसे कि आपको जनरलाइजेशन बता रहे, आपसे कह दिया कि नहीं अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष बताइए, तब क्या कर देंगे कि अवतल दर्पण के ध्रुव को अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा अवतल दर्पण का हो जाएगा क्या, मुख्य अक्ष। तो आपको दर्पण की जगह क्या यूज कर देंगे, गोलीय दर्पण की जगह अवतल दर्पण, उत्तर का पूछा तो उत्तर दर्पण, ये आपको सीखना है। तीसरा है फोकस या मुख्य फोकस, पहले याद रखिए मुख्य फोकस, इसमें कंफ्यूजन आता है। मुख्य फोकस क्या है, इसको देख लीजिए, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो देखिए मुख्य फोकस होगा, सोर्स से लाइट आएगी, ये क्या होगी, लाइटें आएंगी बहुत सारी, कोई जरूरी नहीं कि कितनी आ सकती है, आप कम से कम 2 पहले बना लीजिए, क्योंकि 2 लाइन रहेगी तभी जाकर प्रतिबिंब बनता है, और किसी का प्रतिबिंब बनाना है कम से कम 2 प्रकाश की किरणों का मिलना आपस में जरूरी है, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए और अच्छी बात है। तो क्या करेंगे, यहाँ से टकरा करके वापस जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ टकराएगी तो ये सीधा यहाँ से कहीं गुजर जाएगी, ये आएगी तो यहाँ से ये कहीं न कहीं, इसको यहाँ मिला लीजिए, मान लीजिए काटते हुए कहीं कहीं सीधा कर लीजिए। यानी कि जो ये आ रही है लाइट, इसको आपको मेन यहाँ से काटना है, तो आपको यहाँ से दिखा देते हैं, सीधा नहीं बन रहा है तो स्पष्ट कर दी इसको। जो मुख्य अक्ष है, जो मुख्य अक्ष बन रहा है, आपको यहाँ से दिखाना है कि ये जो यहाँ से लाइट जाएगी ये कहाँ काट रही है, ठीक है। तो आपको यहां से दिखाना होगा, यानी ये लाइट यहां ऐसे आएगी, पहले मिला लीजिए आप ऐसे, यानी कि ये जो लाइट आ रही है
वो कहाँ मिल रही है, यहाँ पे आकर मिल रही है, ठीक है। और ये आपके जो मान लीजिए ये मुख्य अक्ष जो है, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे काट रही है, ये दोनों किरण कहाँ काट रही है, मान इधर से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइट आई थी, ये परावर्तित होकर इधर गई और ये परावर्तित होकर के इधर गई। यहाँ पे जिस बिंदु पर काटती है इसी को बोलते हैं हम फोकस, मुख्य फोकस। यानी आप कह सकते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है, तो कहीं मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित वह बिंदु जहां पे दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें एक दूसरे से मिलती हैं या काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है। यानी किरणों के जहां पे प्रकाश की किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उनको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। एक लाइन में आप समझ जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वह स्थान जहां पर प्रकाश की परावर्तित किरणें मिलती हैं या काटती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब इसका मतलब बता देंगे, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। यानी किरण जहां पे मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी। अगर मिलती हुई प्रतीत हुई तो आभासी बनेगा, और वास्तव में कट रही है तो कैसा बनेगा, और काट रही है तो वास्तविक होगा, नहीं तो आभासी होगा। एक आना मतलब आप देख लीजिए, पहले इसको क्लियर कर लीजिए। मुख्य फोकस, इसके बाद आता है इसी से मिलता जुलता एक टर्म होता है फोकस दूरी। मुख्य फोकस अलग चीज है, फोकस दूरी अलग चीज है। हमारा प्राथमिकता होती है कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो परीक्षा में, ठीक है। आपको याद कराने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप किताब में दिया जाता है कोई भी बताएगा, लेकिन आपको सिस्टमैटिक चीजें बताइएगा कि आपको गलत ना हो। तो एक मुख्य फोकस है, दूसरा क्या है, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। ये क्या है, ये दोनों में अंतर है। मुख्य फोकस कहता है यहाँ पे आपतित किरण जो आ रही है, आपतित मतलब आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या बोल देंगे आप, मुख्य फोकस बोल दिए। यानी किरण जहां पे परावर्तन के बाद मिलती है वो मुख्य फोकस होता है। अब फोकस दूरी क्या है, तो आप कहेंगे कि ध्रुव तथा फोकस, मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है, यानी कि आप ये देखिए, ये जो है ये क्या कहलाती है, यहां से यहां तक, ये कहलाती है फोकल लेंथ या फोकस दूरी। तब क्या कहेंगे कि मुख्य अक्ष पर या मुख्य अक्ष से आप एक ध्रुव या पूरा लिख लीजिए कि मुख्य अक्ष पर ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसे या इसे लिख सकते, पूरा लिख लीजिए, और इसे एफ से लिखते हैं। ये आपको 4 टर्म हुए, 1 2 3 4। पहले चारों क्लियर कर लीजिए, इसके साथ लीजिए। पहले आप देखेंगे क्या क्या है। ध्रुव क्या है, तो आप कहेंगे कि किसी भी गोलीय दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, उसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। मुख्य अक्ष क्या है, तो ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली, आप ऐसे एक लाइन अपने दिमाग बना लीजिए कि वक्रता त्रिज्या और
वक्रता त्रिज्या और मुख्य ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या होती है? मुख्य अक्ष होता है। फिर कह रहा है मुख्य फोकस क्या है, तो जहां पे जैसे किताबों का लैंग्वेज क्या दिया रहेगा, आप इसलिए नहीं याद कर, कहेगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं उनको बोलते हैं मुख्य फोकस। आप दिमाग में बैठा लीजिए पहले से कि जहां पे किरणें आ रही है परावर्तन के बाद ही मिलेगी, यानी यहाँ से टकराने के बाद जब वापस जाएगी उसी को क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो टकराने के बाद जब जाती है तभी मिलेंगी, या काटेंगी या काटी प्रतीत होंगी। तो आप ये कह सकते हैं, सीधा सीधा याद कर सकते हैं कि परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस स्थान पर मिलती है वो क्या होता है? मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है वो क्या कहलाता है? फोकस दूरी। इतना है। अभी 2 पॉइंट इसमें और लिखना है आपको, ठीक है, उसको भी नोट कर लीजिए। वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या, कुछ टर्म और छोटे छोटे हैं, कुछ टर्म और हैं छोटे छोटे, देख लीजिए। क्योंकि ये थोड़ा वीडियो लंबी होगी, मैं नहीं चाहता हूँ कि YouTube पे आपको और वीडियो दूसरे चैनल की खोजने की जरूरत पड़े। आसान और साफ साफ शब्दों में इसमें बताया जाए क्या है, क्योंकि अभी अवतर उत्तर दर्पण शुरू नहीं हुआ। अभी तो मैं केवल एक ही वीडियो में बताऊंगा, लगभग 50-55 मिनट की वीडियो होगी। आपको एक ही वीडियो में कम से कम 3 से 4 नंबर 10th में आपका हो जाएगा, इसी लेक्चर से आपका होगा। तो आपको क्या हमको बताना है? 4 हो गया था, एक वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र क्या होता है ये देखिए। तो पहले हम वक्रता केंद्र की बात करेंगे। वक्रता केंद्र, ठीक। और दूसरा है वक्रता त्रिज्या। इसको साथ साथ इसलिए हम लिखते हैं कि आप ये गलत ना, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या इसको हम लिखते हैं C से, इसको लिखते हैं हम R से। पहले तो देख लीजिए। तो देखिए, जो गोलीय दर्पण होगा वो वक्री होगा, यानी आप कह सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है किसी गोले का भाग होता है। तो दर्पण यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, और उस गोले के त्रिज्या को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। एकदम आसान समझिए। क्या कहेंगे आप? यानी कहेंगे कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, चाहे आप गोली की जगह अब जैसे अवतल दर्पण का कहते हैं, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? तो आप कहेंगे कि अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग है उस गोलीय दर्पण के केंद्र को जो होता है वो केंद्र होगा, वही इसका क्या होगा? अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। यानी आप कह सकते हैं गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, उसे उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहलाता है, या उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसे किससे लिखते हैं? C से। इसे C से लिखते हैं या निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जो भी कर लीजिए। वक्रता केंद्र त्रिज्या क्या हो जाएगी? मतलब कि वह दर्पण जिस गोले का वह दर्पण भाग हुआ उस गोले की त्रिज्या को इस दर्पण का क्या कर देंगे आप? वक्रता त्रिज्या। यानी कि जिस गोले से दर्पण बना होगा उसी गोले की त्रिज्या, उसी गोले का केंद्र इस दर्पण का भी केंद्र और त्रिज्या हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, यानी जिस गोले से बना होता है, काट करके बनाया जाता है, जिस गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है
होता है उस गोले के केंद्र को या उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से आपको चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एसएससी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, पूछे आपसे क्या पूछ लेंगे, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, यानी आपको याद क्या रखना है, ये सारे पॉइंट। इसको मेन एक्सिस सीबीएसई बोर्ड मेन एक्सिस कर देंगे, इसको फोकल लेंथ कर देंगे। इस पर सीबीएसई बोर्ड के लिए भी बनाएंगे। आप देखेंगे जो भी टर्म पूछा जाए, आप पहले जो हमने शुरू से बताया है याद कर लीजिए, आपको 2 नंबर 3 नंबर इसमें फिक्स हो जाएगी। एक नंबर की छोटी छोटी डेफिनेशन होती है, पूछी जाती है। आपसे कह देगा कि वक्रता केंद्र क्या है, तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि जिस दर मतलब कि आपके जो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र का परिभाषा क्या है, तो आप कहेंगे कि अवतल दर्पण जिस गोले से बना होगा उस गोले के केंद्र को ही हम अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। और जिस गोले का अवतल दर्पण बना होगा उस गोले के वक्रता त्रिज्या को इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कह देंगे। कठिन नहीं होता, लेकिन हम मानते हैं कि 10 में इतना आसान है, सब लोग इतने खुलकर नहीं बता पाते हैं। चैनल बहुत सारे हैं, किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन आप देखेंगे हमारे चैनल पर जरूर डिफरेंस होगा। आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद वही लंबी वीडियो होने वाली है, आप देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसी वीडियो से आपको 5 से 6 नंबर फिक्स हो जाए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। आइए देखते हैं फिर आगे। अभी तो ये छोटे छोटे डेफिनेशन थे, अब देखिए क्या है। और इसको मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। फिर डिटेल वीडियो जो अवतल दर्पण के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसको लेंगे, तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़ें। अब देखिए 2 दर्पण थे, हमने बता दिया, यहीं पे कम समय में हो जाए इसके लिए कर रहा हूँ। मान लीजिए 2 दर्पण, हमने गोलीय दर्पण के हमने बताया कि गोलीय दर्पण जो होता है 2 प्रकार के हो गए। गोलीय दर्पण कितने हो गए, 2 प्रकार के हो गए। एक हो गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, इसको बोलते हैं, अभी बताए थे हम कि अभिसारी। ठीक, और दूसरा होता है अवतल उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं अपसारी। ठीक, ये चीज आप क्लियर करते चलिए टर्म को। अब देखिए यहीं से हम इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए यहीं पे आपको बना देते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण कैसे पहचानेंगे आप, तो अवतल दर्पण देखिए कि हमने क्या अभी परिभाषा जो छोटे छोटे टर्म लिखे, हर बार गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग है। यानी गोला कैसा हो सकता है, कोई गोला होगा, मान लीजिए हमने ये गोला बनाया, कोई ये सर्किल है, इसी को काट कर बनाएंगे तभी तो वक्री होगा। यानी यहाँ से हम काट दें इसको, तो ये कैसा हो जाएगा, फिर इसका पृष्ठ कैसा हो जाएगा, उभरा हुआ। ठीक है, उभरा हुआ गया। यानी कि ऐसे ही आपको अगर देखा जाए तो जो अवतल दर्पण होगा आपको कैसे बनाया जाएगा, आपका और स्पष्ट कर दे। यानी कि ये गोले से ही काट करके दोनों दर्पण बने। अगर इसका पृष्ठ उभरा रहेगा उत्तल दर्पण, इधर मतलब आप इसको कलई कर देते हैं, इस पार्ट को काट करके। ठीक है, ये परावर्तक तल होगा, यानी अंदर की तरफ धसा हुआ तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगर हम इसको अगर कलई कर देते हैं, यानी इधर देखिए इसको हम कलई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। और इसको बाहर वाले करते हैं तभी अवतल हो जाएगा, लेकिन अंदर वाले कर देंगे तो उभरा वाला भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। अब ये दूसरी तरफ फिगर बना दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। आप देखिए उत्तल बनाना है आपको, तो सबसे पहले आपको वक्री होना चाहिए, सीधा पृष्ठ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कह रहे तिरछा होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए, यानी वक्र में होना चाहिए। आपको क्या करें, उत्तल दर्पण, यानी इसका परावर्तक तल उभरा होना चाहिए। तो अंदर के भाग को अगर हम पेंट कर दें, पॉलिश कर दें, ये परिभाषा लिखेंगे दर्पण क्या है कि एक पृष्ठ को पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, अब पॉलिश कर देंगे तो शीशा क्या हो जाएगा, परावर्तक तल क्या हो जाएगा, ये वाला परावर्तक तल हो गया, ये उत्तल दर्पण है, ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक, इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए हम इसको ऐसे बना लेते हैं, इसको हम कलई कर देते हैं, यानी पॉलिश कर देते हैं, तो अंदर वाला भाग क्या हो जाएगा, ये आपका अवतल दर्पण हो गया है। आपको समझ में आया क्या अंतर चल रहा है दोनों में। इसका जहां से किरण टकराएगी आकर के,
यानी कि आप देखेंगे यहाँ से ऐसे, ये क्या आएगी ऐसे, ठीक है। ये क्या होगा, इधर से आएगी किरण, यानी कि ये इधर से आएगी तो यहाँ टकराएगी, ये परावर्तक तल का कार्य करेगी, ये वाला एक कर रही है। ये क्या है, मेन एक्सिस। ये क्या है, अभी जो पढ़ रहे थे कि मेन एक्सिस क्या है, यानी मुख्य अक्ष हो गया है, मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता त्रिज्या क्या हो गया, इनके बीच की दूरी हो गई। यहाँ पे आपका फोकस, यहाँ पे मान लीजिए किरण आ रही है, यहाँ पे अगर काट दे रही है और यहाँ से जो किरण जाएगी आपका, मान लीजिए जिस बिंदु में मिली है, क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी होगी, मुख्य फोकस एफ, और इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ, यानी एफ से लिखते हैं इसको, फोकस दूरी कहते हैं इसको। तो जो छोटे छोटे टर्म लिखे हैं इसी सबसे, आप अवतल दर्पण का पूछेगा तो हाँ हर बार अवतल दर्पण लगा दिया, आपसे कर दिया जाएगा। अवतल दर्पण का ध्रुव क्या होता है, आप कहेंगे अवतल दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। ताकि नहीं, आप अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो आप कहेंगे अवतल दर्पण के ध्रुव और इसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी को अवतल दर्पण का मुख्य दूरी कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। मुख्य अक्ष क्या है, तो आप कहेंगे अवतल दर्पण के ध्रुव तथा इसके वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं दर्पण का। इसलिए वहां दर्पण बार बार वो कॉमन हो गया, उत्तल दर्पण अलग अलग नहीं रटना पड़ेगा। ये हो गया आपका क्लियर। ये तो हो गया अवतल उत्तल। ये तो कहानी है, अभी डिटेल और आएगा कि अगर यहाँ वस्तु रखें तो अलग फिगर बनेगा, इसके बीच में रख दें तो अलग बनेगा, अनंत पर रख दें तो अलग बनेगा। ये सारी चीजें एक वीडियो में बताएंगे। प्रतिबिंब कैसे बनता है, 6 कंडीशन होती है, तो अलग एक वीडियो संभव नहीं, लेकिन इसका उपयोग यहाँ जरूरी है। तो पहले हम उपयोग लिखवा देते हैं, इसके बाद आपको यही वीडियो समाप्त करेंगे उपयोग करके। उपयोग अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपयोग आपके किसी भी पेपर में आ जाता है, चाहे पीसीएस हो, चाहे आपका क्लास 10th हो, 12th हो, सब में आपको वही एग्जाम्पल देंगे कि टहलाने वाला एग्जाम्पल नहीं होगा, वही आपकी डिक्टो परीक्षा में पूछा जाएगा। पहला देखिए उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। आपको इसको याद कर लेना है, चाहे आप साइंस के हो या ना हो। अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहला उपयोग है इसका सौर भट्ठी में यूज करते हैं, सौर भट्ठी में। दूसरा उपयोग है इसका गाड़ियों के हेडलाइट में, यानी कि जो गाड़ी होती है, गाड़ियों के हेडलाइट, गाड़ियों के हेडलाइट में इसका यूज होगा। तीसरा है जो आपके सेविंग होती है, यानी कि सैलून में जो यूज किए जाते हैं, तो सेविंग मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं सेविंग दर्पण जो होता है उसमें किया जाता है। सेविंग दर्पण में आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए सेविंग दर्पण जो होता है कौन सा दर्पण होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, कौन सा होता है कि समतल होता है, तो आपको क्या बताना होगा, ये होता है। अगला है सेविंग दर्पण का नाम दंत रोग विशेषज्ञ, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, दंत रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, ये जो होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं जांच जब दांत की करते हैं तो। क्योंकि जो कि अवतल दर्पण जो होता है वो दूर से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं कि ताकि वस्तु एकदम साफ और स्पष्ट दिख सके, और प्रतिबिंब छोटा बनता है। कोई जरूरी नहीं हर जगह छोटे, ये तो वस्तु रखने के आधार पर है, लेकिन ये प्रकाश की किरण एक पॉइंट पर केंद्रित हो जाती है। दंत रोग विशेषज्ञ सेविंग गाड़ियों के हेडलाइट में होता है, सौर भट्ठी में होता है। ये 3-4 आपके हैं जो कि आपसे बहुत पूछा जाता है। अब उत्तल दर्पण देख लीजिए, उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, इसको आपको भूलना नहीं, उपयोग से एक क्वेश्चन जरूर आता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए यूज किया जाता है, उसमें होता है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण पहला है गाड़ियों में साइड मिरर, गाड़ियों में साइड मिरर क्या बोल सकते हैं आप, पार्श्व दर्पण, या कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, साइड मिरर आसानी समझ जाते हैं इसलिए लिख दिए साइड मिरर। यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है, गाड़ियों में जो पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग होता है, जो पीछे की गाड़ी देखने के लिए उपयोग में लाता है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा, हमेशा सीधा बनाता है, उल्टा नहीं।
ये नहीं कि पीछे गाड़ी आ रहा है आपको उल्टा दिखने लगे। तो सीधा प्रतिबिंब सदैव बनाता है, इसलिए उसका उपयोग है, और दूर तक दिखता है। पीछे का अगर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा तो काफी, अगर पीछे गाड़ी है उसका भी प्रतिबिंब आपको बनाकर दे देता है, यानी कि दूर दृष्टि क्षेत्र होती है इसकी। इस वजह से इसका उत्तल दर्पण दूर दृष्टि क्षेत्र के कारण और सीधा प्रतिबिंब बनाने के कारण इसका उपयोग किया जाता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण? ये हमेशा जो बनाता है सीधा तथा आभासी, आभासी बनाएगा। ये भी आपको याद है, सदैव, हमेशा। ये सदैव कैसा बनाता है? सीधा तथा आभासी दर्पण ये बनाता है, और गाड़ियों में पास के यूज किया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि आप हो सकता है कि 50 मंजिल की कोई बिल्डिंग हो, उसको आप शीशे में नहीं देख सकते, लेकिन उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे तो उसको आप देख सकते हैं। अवतल से नहीं कर सकते, समतल से नहीं कर सकते। जैसे आप बड़ी बड़ी सिटी में जाइए, मुंबई दिल्ली में, आप 50-100 मंजिला अगर बिल्डिंग है या कोई पेड़ ही रोड के किनारे है, तो आप देखेंगे गाड़ियों के शीशे में जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़े पीछे के पेड़ भी पूरे दिखने लगता है रोड का। तो ऐसा आप उत्तल दर्पण के द्वारा आप कह सकते हैं कि ऊंची इमारतें, ऊंची इमारतों को देखने में, यानी कि जो बहुत ज्यादा हाइट जिनकी होती है उनको केवल उत्तल दर्पण के द्वारा देख सकते हैं। यानी अगर कोई 100 फीट का अगर पेड़ है, चाहे मकबरा है आपका, जैसे दिल्ली का लाल किला है या आपका कुतुब मीनार है, इतनी हाइट है उसकी, तो आप उसको उत्तल दर्पण से देख सकते हैं। तो आपसे पूछ लेता है, जनरल नॉलेज में बताया कि काफी जो ऊंचाई वाले बिल्डिंग है, ऊंचाई वाली इमारत है, उसको किस दर्पण से आप स्पष्ट रूप से पूरा दिखा सकते हैं आप? तो उत्तल दर्पण के द्वारा। जैसे आप इसका अनुभव कर सकते हैं गाड़ी में, 4 व्हीलर जो चलाते हैं साइड में उत्तल दर्पण होता है, आपने लिखा है उत्तल दर्पण किसमें होता है? साइड मिरर में। आप देखें पीछे कितनी भी ऊंची बिल्डिंग, गाड़ी जैसे आगे बढ़ेगी पीछे की बिल्डिंग पूरी उसमें दिखने लगती है, आप अनुभव कर सकते हैं। ये हो गया 2, ये इसको इसमें 2 ही आप काफी है इसमें, और इसके 3-4 याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। उपयोग आप जरूर याद कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको एनसीईआरटी दे पूरे, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पहले। और एक पॉइंट इसमें भी, और भी हम जैसे कह रहे हैं कि प्रयोग या इसका उपयोग बहुत सारा है, लेकिन आपको वही एग्जाम्पल दिया जाए जो आपको डायरेक्ट पेपर में मिले, चाहे अभी मिले, 10th में मिलता है आगे भी भविष्य में जो जनरल पेपर बनते हैं, साइंस का जो फिजिक्स क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं समझ उपयोग से आता है। तो जैसे आपका सर्च लाइट है, जैसे सर्कस वगैरह में या बहुत दूर तक किसी होती है लाइट, जैसे आपको 500 मीटर या 1 किलोमीटर तक देखने के लिए यूज किया जाता है सर्चिंग लाइट में, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप कर सकते हैं सर्च लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी सर्च लाइट है, दंत रोग विशेषज्ञ सेविंग है, गाड़ियों की हेडलाइट है, सौर भट्टी है। सौर भट्टी क्यों किया जाता है? क्योंकि सौर भट्टी क्या होता है कि प्रकाश की लाइट जब पड़े उसमें, तो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करे ताकि जल्दी से जल्दी वो क्या हो, हीट हो सके, उसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़ सके। तो ये पूरा आपका उपयोग था अवतल का। ये आपको ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या, इसको महा इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। ये भी है, आपको हमेशा काम आएगा। एक जगह ऐसे एग्जाम्पल आपको नहीं मिले, कहीं हो सकता है 1 मिले, कहीं 2 मिले, क्योंकि साइड बुक मार्केट में 50 बुक आती है। तो मैं बुक से नहीं, मैं एनसीईआरटी फॉलो करता हूँ, सीबीएसई अकेडमी केवल जो ऑथेंटिक बुक है, किसी राइटर की नहीं है, एक जो आपकी परिषद है एनसीईआरटी उसका है, इसलिए मैं उसी को फॉलो करके बताता हूँ। इसके बाद पेपर में नहीं आएगा गारंटी, आप पूरा देख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।